So, hello everyone. My name is Prakash. I'm going to make a playlist of quality by M. Lakshmikant. We will cover topic wise. So, अगर किसी को पॉलिटी रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है या दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है वो मेरे साथ पढ़ सकता है. ओके. सो वी विल स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ब्रिटिशर्स 1600 में एज अ ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में इंडिया आए थ्रू द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का. ओके. दीवानी राइट्स इज़ नथिंग बट राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. ओके. सो 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी 1858 में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेती है. फिर ये इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 तक चलती है. इंडिपेंडेंस के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता हमें महसूस होती है. सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनाने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है. बट हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें वेरियस फीचर्स जो है वो ब्रिटिश रूल के टाइम के हैं. सो इसलिए हिस्ट्री में कुछ सर्टेन इवेंट्स हुए ब्रिटिश रूल में जिसका असर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है. सो ये जो इवेंट्स थे इसको हम मेनली दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक चला, एंड सेकेंड इज़ द क्राउन रूल 1858 टू 1947 टिल द इंडिपेंडेंस. ओके. सो कंपनी रूल में फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इस एक्ट का ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस था बिकॉज फर्स्ट ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी पे कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए. सेकंड, इसमें पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया गया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को. थर्ड, इसमें पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई. इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो फीचर्स देखते हैं हम अब. फर्स्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऐसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया. सेकंड फीचर, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को अब अंडर बंगाल कर दिया गया. थर्ड, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज होते थे. फोर्थ, कंपनी के सर्वेंट्स को ब्राइब्स या फिर गिफ्ट्स लेने के लिए मना कर दिया गया. फिफ्थ, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था अबाउट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, अमेंडिंग एक्ट 1781. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ डिफेक्ट्स थे जिसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एक्ट लाया गया, इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इस अमेंडिंग एक्ट के फीचर्स हैं. इसमें गवर्नर जनरल को और उनके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया. साथ ही कंपनी के सर्वेंट्स के जो ऑफिशियल एक्शन होते थे उनको भी ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया. सेकंड, जो भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स होते थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया. थर्ड, बट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में कोलकाता के सभी लोगों को ले आया गया. हिंदुओं का ट्रायल हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम्स का ट्रायल मुस्लिम कानून के हिसाब से होने लगा. फोर्थ, इसमें कहा गया कि प्रोविंशियल काउंसिल्स की जो अपील है वो गवर्नर जनरल के यहाँ दायर होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में. फिफ्थ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दी गई कि वो प्रोविंशियल कोर्ट के लिए नियम बना सकते हैं. नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784. इसके फीचर्स देखते हैं. फर्स्ट, इसमें कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया. सेकंड, एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कमर्शियल एक्टिविटी को देखता था और एक अलग नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती थी. सो इस प्रकार के सिस्टम को डबल गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता था. थर्ड, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दी गई कि वो
ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में सभी सिविल और मिलिट्री या रेवेन्यू मैटर्स को डायरेक्ट करती थी। सो ये जो एक्ट था वो मेनली दो रीज़न के नाम से जाना जाता है। पहला, फर्स्ट टाइम इसमें कंपनी के टेरिटरीज़ को ब्रिटिश अधिकार का क्षेत्र कहा गया, और सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट को का सुप्रीम कंट्रोल हो गया कंपनी पे और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। अपॉइंट होने से पहले उसने मेनली दो डिमांड रखी। फर्स्ट, काउंसिल के जितने भी डिसीजन थे उसको वीटो करने का, एंड सेकंड, अ पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ, और दोनों ही डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1793। इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, इसमें कहा गया कि कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी वो आगे के फ्यूचर गवर्नर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। सेकंड, ये गवर्नर जनरल को और अधिक पावर देती थी सब ऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी को पे कंट्रोल करने के, लाइक बॉम्बे एंड मद्रास। थर्ड, कंपनी के मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फोर्थ, कमांडर इन चीफ जो कॉर्नवालिस था वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। फिफ्थ, इसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को जो पैसा जाता है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813। इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, इसमें कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। नाउ यूरोप के अदर मर्चेंट्स भी इंडिया आके ट्रेड कर सकते थे एक्सेप्ट टी एंड द ट्रेड विद चाइना। ये दोनों अभी भी कंपनी के पास था। सेकंड, इसमें कंपनी की टेरिटरी पर ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को माना गया। थर्ड, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। बेसिकली देयर मेन पर्पज इज कन्वर्जन। फोर्थ, इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए कुछ फंड भी अलॉट किया गया था। फिफ्थ, इसमें कंपनी को ऑथराइज़ किया गया कि वो लोकल गवर्नमेंट पे टैक्स इम्पोज कर सकती थी, और जो टैक्स पे नहीं करेगा उसको पनिश करने का भी अधिकार कंपनी को दिया गया। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। इसको फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है। इसके फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया विद द पावर ऑफ सिविल एंड ऑल द मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सेकंड, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी, ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। फोर्थ, 1833 के एक्ट में फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोज करने के बाद ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853। This was the last of the series of Charter Act passed by the British Parliament between 1793 to 1853 before the revolt of 1857. इस एक्ट का एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। क्यों? लेट्स सी हाउ। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक 6 न्यू मेंबर की काउंसिल बनाई गई जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा जाता था। ये काउंसिल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह ही एज अ मिनी पार्लियामेंट वर्क करती थी। नेक्स्ट, इसमें अकॉर्डिंग टू मैकॉले कमेटी 1854 एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द सिविल सर्वेंट्स। थर्ड, इसमें कंपनी के रूल को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया, बट इस टाइम कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं ये नहीं बताया गया। फोर्थ, इसमें फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अलाउ किया गया। जो 6 न्यू मेंबर की लेजिस्लेटिव मेंबर्स की काउंसिल बनी थी उसमें 4 मेंबर्स लोकल गवर्नमेंट मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से अपॉइंट किया गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम द क्राउन रूल को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।